भाइयों, मैं हरिवंश सिंह। आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी और कुछ और कारण थे। ये वीडियो स्पेशली रिट पिटीशन जो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालने जा रहा हूँ उसके संबंध में है। इसके पहले मैंने PIL डाली थी जो कि विड्रॉल हो गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही, CJ के यहाँ से, जिसका कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी EWS को लेकर, और CJ ने कहा कि चूँकि यही मैटर सीनियर कोर्ट में चल रहा है तो आप अपनी बात को वहाँ कहिए जा करके। ये बात कह के हमारी PIL खारिज हो गई थी। खारिज नहीं हुई थी, विड्रॉल हो गई थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बार वो PIL नहीं पढ़ के रिट डाली जा रही है। रिट डाल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे भाइयों का सहयोग है, जिसमें दिल्ली के कुछ भाई हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज होने के कगार पर हैं। कुछ पुलिस भर्ती वाले बच्चे हैं, कुछ अन्य परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कैसे किया जाए, आखिर बढ़ें कैसे। समस्या इसमें ये थी कि अगर हम रिट डालते हैं तो रिट में हम किस नोटिफिकेशन को चैलेंज करें, किस नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी हमारे हाथ में कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं था। क्योंकि हमें जो पता था या हमें जो बताया गया था कि भाई आप अगर रिट डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए जो कि रिसेंट का नोटिफिकेशन हो। लेकिन विभिन्न वकीलों से बात करने के बाद हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी सीनियर वकील हैं, जो भी बड़े से बड़े वकील हैं, मुझे लगता है सारे वकीलों से मैंने बात की है, और सारे वकीलों से लगभग 10 वकीलों से बात की जो कि टॉप मोस्ट वकील थे, और कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग और हम लोग खुद ही वकीलों के साथ ही मिल करके जा रहे थे उन तक। कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग जियो को चैलेंज करते हैं। जियो मतलब जो EWS को लेके जियो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जिसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है या किसी भी रिलैक्सेशंस का कोई प्रावधान नहीं है, उसको चैलेंज करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकल करके आया कि भैया हम लोग जियो चैलेंज करते हैं कि भाई जो नियमावली बनाई गई है जब वही गलत है तो हम उसको चैलेंज करें ना, उसमें सुधार होगा तो एक साथ सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसके पहले जो मेरे को बताया गया था कि अगर हम लोग PIL करते हैं तो PIL पे अगर ऑर्डर आता है तो एक साथ सारी भर्तियों पे अप्लाई हो जाएगा। ये एक समस्या फंस रही थी। तो अब उस पर कंक्लूजन जो आया वो क्लियर हो गया कि भाई रिट ही होगी, लेकिन रिट जियो चैलेंज किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर। अब इससे एक समस्या क्लियर हो गई, ख़त्म हो गई कि चाहे PCS का नोटिफिकेशन आता उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, RO का नोटिफिकेशन आता उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और अगर पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आता उसको इंक्लूड करेंगे। विभिन्न भर्तियां, जो भी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन को हम इसमें इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि भाई वकील साहब कौन हैं। तो विभिन्न वकीलों से बात करने के बाद भाई सभी लोग इसको लेना नहीं चाहते, कोई इसके महत्व को नहीं समझता, और जब तक हम जो करने जा रहे हैं उसके महत्व को समझने वाला व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो उतनी मेहनत नहीं करेगा इस टॉपिक पे। तो इसको लेकर के सर्चिंग ऑपरेशन चला है। करीब लगभग 15 से 20 दिन हम लोग रोज़ दौड़े हैं, 2-2, 3-3 वकीलों के पास गए हैं, उनसे बात किए हैं, बैठे हैं। किसी ने हमारी बात को समझा और किसी ने नहीं समझा। किसी ने बताया कि भाई ये पॉलिसी मैटर, इस पे काम नहीं हो सकता, इस पे गवर्नमेंट का डिसीजन है, कोर्ट इस पे साइलेंट है। किसी ने कहा कि नहीं भाई ऐसा हो सकता है। एक काम और मैंने इस बीच में किया कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर जो ऑर्डर हुआ था जबलपुर हाई कोर्ट का, MP में जबलपुर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, और वो अभी जजमेंट नहीं है, अंतरिम ऑर्डर है। अंतरिम ऑर्डर मतलब अंतरिम के तहत जो बच्चे परीक्षार्थी थे उनको परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया गया, और ये काम हुआ 4 भर्तियों में।
एक सबसे पहले एमपीपीएससी के लिए हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए हुआ, फिर अभियांत्रिकी के लिए हुआ, उसके बाद फिर टीचिंग भर्ती के लिए हुआ। अब हमने जब इनके सारे ऑर्डर निकलवाए तो पता चला कि भाई ये कोई ऑर्डर अभी कोई फाइनल तो है नहीं, और इन सबको एक साथ बंचअप कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया सारे ऑर्डर्स को। तो फिर ये हुआ कि भाई अब उन ऑर्डर्स में कुछ है नहीं, ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि भाई इन परीक्षार्थियों को मौका दे दिया जाए, 5 साल की छूट दे दी जाए और उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दे दिया जाए, आगे ये फाइनल होता रहेगा। तो फिर रिट पिटीशन मांगनी पड़ी। तो जो रिट पिटीशन की गई थी हम लोगों ने उसको मंगवाया और उसको पढ़ा, देखा गया कि इसमें आखिर ऐसी क्या गंभीर बात है या ऐसा क्या वकील ने किया जिसकी वजह से हम ये सफल हुए। तो उन सब चीज़ों को पढ़ के, उनको समझ करके हमने जो है एक कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो 2-3 ऑप्शंस ज़बरदस्त ऑप्शन हैं, और वो जो हमारे वकील साहब हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ कि मैंने सत्यवीर सिंह को फाइनल किया है। सत्यवीर सिंह अच्छे वकीलों में हैं, अच्छे नोन फिगर हैं, ठीक है ना, अच्छी बहस करते हैं और उनका नाम भी ठीक ठाक है। और एक खूबी ये है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों देखते हैं। तो सतवीर सिंह को हम लोग जो है हायर किए हैं। ईश्वर करेगा कि तो हम लोग सफल हो जाएंगे, और हमने उनसे ये बात बोली भी है कि भाई हमारे जो नोटिफिकेशन आते जाएंगे उनको हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब पुलिस भर्ती वाले बच्चे भी हैं, आरओ और पीसीएस देने वाले बच्चे भी हैं। तो हम अगर मान लीजिए कितना भी कोई कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो हमको देखना तो सबको है ना। इसलिए जो है हमें जो है एक बेटर ऑप्शन मिला। तो आज मैंने सोचा, काफ़ी दिनों बाद, मुझे लगता है ये वीडियो मेरा महीने 1.5 महीने बाद बन रहा है, तो आज मैंने सोचा चलिए ठीक है एक वीडियो बनाते हैं। तो जो भी भाई हमको फॉलो करते हैं या हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसमें मेरा नाम और नंबर रहेगा। वो जो है चाहें तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे तो हमसे मिल सकते हैं, और मिलना चाहें मिल सकते हैं, फ़ोन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे ऊपर है कि आप कैसे जो है हमसे जुड़ते हैं। अब रही बात उन लोगों की कि जो लोग जो है ईडब्ल्यूएस के साथ में जो है राजनीति कर रहे हैं। कई लोग, जिसमें सबसे नोन फिगर है एक पंडित जी का। तो अब उन पंडित जी को मैं क्या बताऊं, उनको तो खैर उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे को हमेशा वैसे ही गाली देते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये एक नेक काम है, और इसमें हमारे सारे सवर्ण समाज के जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है ना, वो उनका भला होगा। आज नहीं, आदिकाल तक भला होता रहेगा। तो अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है, ये मामला हल हो जाता है, तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि भाई जो भी भाई इस वीडियो को देखेंगे वो अपना शेयर करें, नंबर को देख करके अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, और इसमें चाहे तो अपना जो है वो कर लें, एंट्री कराना चाहें, मतलब याची बनना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग भी याची बनेंगे, ऐसा हो सकता है, अब मैं इस पे याची बनने पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे ऐसी बात करना ठीक नहीं रहता है। तो जो भी भाई अगर संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ईश्वर करे कि हम लोग सफल हों। हम तो यही बेस लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग सफल हो जाएंगे, कोर्ट से हम लोगों को छूट मिल जाए और हम लोग अपनी अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग लगभग परेशान हैं। 2019 से जब से मोदी जी ने ये आरक्षण का प्रावधान किया था, तब से लेके आज जो है 19 से आज 2022 ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी तक सारे बच्चे परेशान हैं। न जाने कितने प्रयास किए गए हैं। अभी सरकार तो कितनी ज़्यादा निगेटिव है छात्रों के प्रति, ये तो जो भी मीडिया, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। अभी देखिए, कोविड के तहत हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, चलिए कोविड के तहत ही कुछ मिल जाए, 1-2 साल की छूट मिल जाए, चलिए उसी से हम लोग कुछ संतुष्टि कर लेंगे, ईडब्ल्यूएस बाद में सॉल्व होता रहेगा। ना तो कोविड के तहत इन्होंने कुछ किया। यूपीएससी वाले बच्चे बेचारे इतना प्रयास कर रहे थे, उन्हें देखिए राजेंद्र नगर में धरना दे रहे थे, इन्होंने उनको भी जो है नहीं टिकने दिया, उनके साथ भी लाठीचार्ज किया। तो अब आप यही समझ लीजिए कि ये सरकार कितनी जो है एक्टिव है, और कितना जो है छात्रों को समझती है, कितना रोज़गार पे ध्यान दे रही है। यही राहुल गांधी थे जो 2013 में जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था
पीटी में सीसेट का क्लास जो है पेपर लगा था, तो बच्चे सिर्फ 8-10 बच्चे जा कर के राहुल गांधी से एक बार मिले थे। जा कर के बंदे ने बिठाल करके लोगों को चाय पिलाई थी और खिलाया पिलाया भी था। उसके बाद दूसरे ही दिन समझ लीजिए उनको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गए। और ये एक सरकार है कि लड़के मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते करते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते लोगों को जो है वो हो गया, ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म कर दी लोगों की, कैरियर ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है छात्रों से, कौन जी रहा है कौन मर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। इनको लेना देना सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से है, ठीक है ना। हमने अपने स्तर से सबसे प्रयास करके देखा है, कोई ऐसा नहीं बचा जिसके पास हम लोग गए ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, ठीक है, और चाहे केंद्र में हो। भाई केंद्र में मैं नहीं गया, लेकिन फिर भी मेरे कई भाई बंधु वहाँ तक पहुँचे, केंद्र जा कर के जो है उनसे मिले हैं, सांसदों से, लेकिन कहीं पर भी छात्रों की तो कोई सुनवाई है ही नहीं। मतलब छात्र यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता इस समाज में। मतलब बीजेपी की नज़रों में, बीजेपी पार्टी की नज़रों में छात्र की कोई वैल्यू नहीं है, छात्रों का कोई वजूद नहीं है, छात्र कोई है नहीं। इनको सिर्फ 2 ही कार्ड खेलने हैं, और वो कार्ड सिर्फ 2 हैं, हिंदू मुस्लिम और अंधराष्ट्रवाद। आप जब तक बटे रहेंगे आप हिंदू मुस्लिम खेलते रहिए और ये जो है अंधराष्ट्रवाद खेलते रहें, बस इतना ही इनके पास काम है। कहीं मंदिर बनवाएंगे तो कहीं मस्जिद तोड़वाएंगे, तो कहीं जो है आतंकवादी हमला हो जाएगा, तो कहीं कुछ हो जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसकी कुछ भी इनको ना तो करना है, ना ही किसी रियल टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी रियल टॉपिक पे आपसे बात करने वाले ये नहीं है। यही सरकार है। अब रही बात इस चीज़ की कि भाई मेरे ऊपर कुछ लोग लांछन लगाते हैं, कहते हैं कि भाई बताइए आरक्षण तो उसी ने दिया था। तो भैया ये आरक्षण क्या है, ये क्या है? जो लोग इसको आरक्षण कहते हैं वो दिमाग से हल्के हैं। अब उनको कैसे समझाया जाए? आरक्षण का जो प्रोविज़न है उसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 10% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब 100 सीटें अगर किसी वैकेंसी के लिए आती हैं तो उसमें 10 सीटें केवल जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, और उनमें रिसफलिंग नहीं होगी। मतलब दूसरी कैटेगरी का बच्चा उसमें कूद नहीं सकता, बस इतना प्रावधान है। इसके अलावा आरक्षण के नाम पर ये कुछ नहीं है, एक खोखला ढोंग है। और वो ढोंग क्यों किया गया था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ। भाई 2019 की पटकथा को अगर कोई समझता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझता है तो मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत ये कहा कि SC/ST एक्ट जो है के तहत जनता का वायलेशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नियम के विरुद्ध जाकर इस नियम का गलत उपयोग करते हैं। मतलब अगर कोई SC/ST एक्ट लगाने वाला दायरा नहीं है फिर भी SC/ST एक्ट लग जाता। अब कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी बंदा जो है जा कर के थाने चला जाए और ये बोल दे भैया इन्होंने हमको मारा है, वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई चूंकि इसका वायलेशन हो रहा है, इस पर काफ़ी एक्सप्लॉटेशन हो रहा है लोगों का, अपर कास्ट का, तो आप इसमें क्या करिए, पहले जांच करिए। तो उच्च अधिकारी इसकी जांच करेगा और उसके बाद केस रजिस्टर्ड होगा कि SC/ST एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा। अब इतना होना था कि पूरे देश में तहलका मच गया। रामविलास पासवान उस समय थे और बहुत सारे जो भी लीडर थे जो है SC/ST से बिलोंग करने वाले, उन्होंने मारा तो जो है तहलका मचा दिया पूरे देश में। सरकार दबाव में आई और सरकार ने आकर के जो है संसद से इस बात पे संशोधन किया और संशोधन करके जो है उसको वायलेट कर नल एंड वाइड कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अब दूसरी बात आई कि इससे श्रवण नाराज हो रहा है, तो उस श्रवण की नाराज़गी को कंसोलेट करने के लिए जो है मोदी बाबा ने, बीजेपी सरकार ने ये झुंझुना पकड़ा दिया कि भाई हम 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं आर्थिक पिछड़ों को। और उसमें किया क्या गया? कुछ भी नहीं किया गया। मतलब वो किसी तरह से कोई आरक्षण है ही नहीं, तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि नहीं आरक्षण है। भाई आरक्षण की विधान में आप जा कर के देखिए ना, जो लोग संविधान को समझते हैं तो आप ज़रा संविधान सभा की डिस्कशंस को पढ़िए, संविधान सभा में जो बहस हुई हैं उनको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि आरक्षण का एक्चुअल मोटो क्या है। फिर जब आपने इसको आरक्षण दे ही दिया है, अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी वैधानिकता भी 3-2 से जो है प्रूव हो गई है।
तो सब सारे पॉइंट पॉजिटिव हो गए हैं, तो भैया क्या समस्या है आपको एज रिलैक्सेशन देने में? तो ये इनका अपना ईगो आड़े आता है कि भैया जब हमारा मन होगा तभी हम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कहे। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके पहले जो किसान बिल आए थे, इतना विरोध हुआ उसका, न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं, लेकिन बीजेपी सरकार टस से मस नहीं हुई। और हुई कब? जब यूपी में इलेक्शन आया तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाइयों बहनों, मैं जो है अपनी जनता को नहीं समझा पाया तो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये इनका एजेंडा है। तो हमको और आपको जो है, मेरी कोई पर्सनल जो है विरोध नहीं है, मैं तो खुद ही बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। आज क्या है, आज आप जो व्यक्ति जो देख रहा है ना, तो उसको कष्ट होता है ना इस चीज़ का, नहीं अरे भैया ये क्या हो रहा है। सरकारी नौकरियों को खाते चले जा रहे हैं। कब प्राइवेटाइजेशन कब देश हित में रहा? कब प्राइवेटाइजेशन ने जो है हित किया है देश का, जो है वो आज हित कर देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, और करीब महीने 1.5 महीने बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।